सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले 70 वर्षों में अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते सबसे मजबूत रिश्तों में माने जाते रहे हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में जो भी निर्णय लेता था, अधिकांश निर्णयों में अमेरिका की सहमति होती थी। ऐसे देश के साथ अमेरिका का जो इस समय का प्रशासन है या जो बाइडेन का जो प्रशासन है, क्यों अगेंस्ट में हो गया है और क्यों उसने सऊदी अरबिया के पर कतरने चालू कर दिए हैं, जिसके वजह से सऊदी अरबिया और अमेरिका के संबंधों में जो मधुरता थी वह अब तनाव के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है और यह तनाव पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर मैप है उसको ध्यान से देखिए। आप देख रहे हैं तो जो आपको मिडिल ईस्ट का क्षेत्र दिखाया गया है, इसमें मध्य में आपको एक बड़ा देश दिखाई देगा जिसका नाम है सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया के दक्षिण में देखिए एक और देश दिखाई देगा, यमन। और यह जो यमन है इस समय भूखमरी कुपोषण का सामना कर रहा है। इसमें सऊदी अरबिया की भूमिका, अमेरिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण। इसी तरह से एक और देश देखिए जो लिखा है कतर। कतर को क्या किया गया था, सऊदी अरबिया के द्वारा एक तरह से ब्लॉक कर दिया गया था और सिर्फ इसलिए ताकि सऊदी अरब का जो डोमिनेंट है वह बना रहे। इसी तरह से सऊदी अरबिया का एक तनाव आपको ईरान के साथ भी दिखाई देगा, इजराइल के साथ भी दिखाई देगा, लेबनान के साथ भी दिखाई देगा। और ये जो पूरा मध्य पूर्व का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में शक्ति का एक संघर्ष दिखाई देता है और शक्ति के इस संघर्ष में अमेरिका सऊदी अरबिया का साथ देता रहा। तो हमें समझना होगा कि ऐसा क्या हुआ है जिसके वजह से जो बाइडेन अब जो है कि सऊदी अरबिया के अगेंस्ट में हो गए। थोड़ा सा चीजों को टेस्ट के माध्यम से समझते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहां पर इस्लामी राजतंत्र है। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो सत्ता का प्रमुख होता है वह निर्वाचित नहीं होता, बल्कि एक वंशावली चली आती है और एक राजा के बाद, एक किंग के बाद दूसरे को सत्ता सौंपी जाती। ये जो सत्ता सौंपने का यहां पर एक परंपरागत जो इतिहास है या जो इसके जो है कि कल्चर है वह काफी अलग है। और वर्तमान आधुनिक समय में भी यहां पर ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्थात यहां के सत्ता पर जो प्रमुख व्यक्ति बैठता है वह क्या करता है, अपने वारिस को कहकर जाता है कि ये हमारे बाद सत्ता संभालेंगे। और जो सत्ता संभालने वाले लोग हैं वह अपने देश की अकुश संपत्ति का किस तरह से जो है कि उपभोग करते हैं, यह हमारे और आपके कल्पना से बाहर है। जब कभी आपको समय मिले तो आप एक बार गूगल सर्च कीजिएगा और पता कीजिएगा कि सबसे ज्यादा खर्च अपने दौरों पर या अपने राजशाही राजपाट पर कौन खर्च करता है, तो उसमें सऊदी अरबिया का नाम आपको ऊपर दिखाई देगा। कुल मिलाकर यहां पर जो राजशाही परंपरा है, यह राजशाही परंपरा अपने हिसाब से पूरे देश को चलाती है। इसके पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार है तथा यह विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से शामिल है, जिसके वजह से इसके पास अभी खूब पैसा आ रहा है। भविष्य में कितना आएगा ये तो इस पर निर्भर करेगा कि तेल पर वैश्विक निर्भरता कितनी रहती है। इसके पश्चिम में लाल सागर, दक्षिण की ओर ओमान और यमन है, पूर्व में फारस की खाड़ी है और वहीं पर आप देखेंगे, आपको मैंने ईरान दिखाया था। इस्लाम धर्म के जो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना है यहीं पर स्थित है, जिसके वजह से पूरा वैश्विक जो मुस्लिम समुदाय है वो सऊदी अरब को एक आस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। लेकिन सऊदी अरब की जो नीतियां हैं, इसने क्या किया है, पूरे मुस्लिम समाज की भावनाओं को भी आहत किया है। कैसे किया है मैं आगे बताऊंगा।
तेल की खोज और उससे प्राप्त अकुश संपत्ति ने सऊदी अरब को न सिर्फ जो है कि मजबूत बनाया है, बल्कि पश्चिमी देशों के साथ इसके संबंध को काफी मजबूत करने में सहायक की भूमिका निभाई। और ऐसे में क्या हुआ कि सऊदी अरब के जो किंग हुए, उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ जो तेल का बंदरबाट होता है वह करके अपने हर कार्यों को जायज ठहराया। और पश्चिमी देशों ने भी अपनी लालच की वजह से, चाहे मानवाधिकार हनन का मुद्दा हो, युद्ध अपराध का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर सऊदी अरबिया का साथ दिया। 1978 में अफगानिस्तान में सोवियत के हमले और 1979 में इस्लामिक क्रांति के समय सऊदी अरब ने अमेरिका का ईरान में साथ दिया था। और यह कुछ छोटे से घटनाक्रम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, अदरवाइज आपको पूरा एक इतिहास दिखाई देगा 1900 जो है कि 30 से लेकर वर्तमान समय तक, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में रहने के समय तक। और इस समय सऊदी अरबिया और अमेरिका ने एक दूसरे को अधिकांश मौकों पर समर्थन करके क्या किया है, अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है। अमेरिका को जहां पर सऊदी अरबिया के माध्यम से मध्य पूर्व में एक्सेस मिलता है, उसके जो हित हैं वह साधे जाते हैं, वहीं सऊदी अरबिया क्या करता है, अपनी तेल की कीमत पर अपने बहुत से ऐसे कृत्यों को भी वो जायज ठहरा लेता है या उस पर आवाज उठने से बचा लेता है जिस पर उसकी काफी आलोचना हो सकती थी। हालांकि जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद चीजें काफी बदल रही हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हम ओपेक के नाम से जानते हैं, और इस्लामिक सहयोग संगठन में 50 सालों से ज़्यादा समय तक सऊदी अरब का डोमिनेंट है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर सऊदी अरब का जो कद है कितना बड़ा है। सऊदी अरब के पास पैसा भले ही हो, लेकिन बहुत से मामले पर वह अमेरिका और अन्य देशों पर निर्भर है। जैसे कि यहाँ की सेना बहुत कमजोर है और साथ ही साथ अप्रशिक्षित भी है। दरअसल क्या है कि सऊदी जो राज परिवार है उसको यह डर रहता है कि यदि यहाँ की सेना मजबूत हुई तो तख्ता पलट कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो राजशाही परिवार है उसने अपने लिए एक रॉयल गार्ड की स्थापना की है और सऊदी अरबिया के सेना को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं किया है, क्योंकि उनको डर रहता है कि यहां पर तख्ता पलट हो सकता है। ऐसे में अब जब भी सऊदी अरबिया को कोई युद्ध की जरूरत होगी, हथियार की जरूरत होगी, तो सबसे पहले कहां जाता है, अमेरिका के पास। और अमेरिका भी यही चाहता है कि वह क्या करे, हथियारों को खरीदता है। और ऐसे बहुत सी चीजें को आगे मैं जिक्र करूंगा जिनको आपको जानकर लगेगा कि अमेरिका ने क्या किया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार सऊदी अरब 2015-16 और उसके बाद भी कई बार हथियारों का सबसे बड़ा वैश्विक आयातक है। अगर वर्ष 2002 के बाद देखें तो अब तक जो सऊदी अरब है अपने हथियारों के आयात पर लगभग 200% से अधिक की वृद्धि कर चुका है। अर्थात उसका एक ही उद्देश्य है और वह है तेल से कमाई गई जो है कि जो संपत्ति है उससे इतना ज्यादा हथियार इकट्ठा कर लेना जिससे मध्य पूर्व में वह सत्ता का जो नियंत्रण है वह शक्ति के आधार पर कर सके। अमेरिका से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश सऊदी अरब ही है, जिसके कारण अमेरिका हथियार के साथ साथ कई प्रकार की सुरक्षा भी सऊदी अरब को देता आया है। पुराने अनेक रिश्तों के अलावा ट्रंप के दौरान भी अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत मजबूत थे। अमेरिका में जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो सामान्यतः उसका पहला जो दौरा होता है कनाडा या यूरोप का होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कि इससे बिल्कुल उलट जो है कि अपना जो पहला विदेशी दौरा किया वह सऊदी अरब का किया। यह सऊदी अरब के इतिहास में पहली घटना थी। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ईरान से किया गया जो परमाणु समझौता जिससे अमेरिका बाहर निकल गया, उससे अमेरिका को बाहर निकालने में भी जो कि सऊदी अरब की प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि सऊदी अरब किसी भी रूप में यह नहीं चाहता कि ईरान स्थायी रहे, क्योंकि ईरान अगर स्थायी रहेगा तो आपको पता है कि शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है और इसकी वजह से क्या है कि ईरान जैसे ही मजबूत होगा और सऊदी अरब को जो है कि बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए सऊदी अरब ने अमेरिका पर बार बार दबाव डाल के कि आप वो जो समझौता हुआ है उससे जो शांति स्थापित हुई है आप उसको कैंसिल कीजिए और ईरान पर प्रतिबंध लगाइए, और इसमें जो है कि सऊदी अरब सफल भी रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं वह काफी जो है कि ऐसे रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा मित्रवत हों और बहुत पुराने रिश्ते हों।
सितंबर 2016 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया जिसके तहत 11 सितंबर के हमलों में, जो अमेरिका में 11 सितंबर को अटैक हुआ था, उस हमले में जो भी शामिल हैं उन पर अमेरिकी नागरिक क्या कर सकता, मुकदमा कर सकता है। आपको पता है कि जो 11 सितंबर की घटना थी, 9/11 की जो घटना थी, इसमें क्या हुआ था कि वहाँ जो लोग उसमें शामिल थे उसमें से अधिकांश का नाम सऊदी अरब से जुड़ा था। जैसे ये बिल लाया गया, ट्रंप ने इसे रोकने का प्रयास किया क्योंकि वो सऊदी अरब के किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह का मुकदमा नहीं चाहते थे। हालांकि वह असफल रहे, ये कानून बन चुका है, अर्थात वहां पर सऊदी अरब के अगर किसी भी व्यक्ति, चाहे वो राज परिवार का हो या कोई व्यक्ति हो, अगर क्या होता है वो 9/11 केस से उसका कोई संबंध दिखाई देता है तो उस पर केस हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने यमन में सऊदी अरब का जो हमला हुआ था उसमें भी सऊदी, जैसे आपको पता है यमन में क्या हो रहा है, गृह युद्ध हो रहा है, और इस गृह युद्ध में भी क्या है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका सऊदी अरब की दिखाई देती है। तो ये ट्रंप प्रशासन ने सऊदी अरब में जो हमला किया गया था उस पर भी जो है कि सऊदी अरब का साथ दिया, हथियारों की तक की आपूर्ति की। जो यहाँ पर एक पत्रकार जिनका जिक्र आगे मैं करूँगा, खाशोगी की हत्या हुई थी, इस पर भी ट्रंप ने साथ दिया। मानवाधिकार हनन के कई मुद्दे जिनका भी मैं जिक्र करने वाला हूं, वो भी आए, उस पर भी ट्रंप ने साथ दिया। आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा देने के मामले में भी ट्रंप ने क्या किया, सऊदी अरब का साथ दिया। और अनेक मुद्दों पर न सिर्फ वह सऊदी अरब का साथ दे रहे थे, बल्कि सऊदी अरब के अगेंस्ट में अगर कोई खड़ा भी होता था तो सऊदी अरब का बचाव वह कर रहे थे। यमन में सऊदी अरब ने भारी बमबारी की है और युद्ध अपराध भी किए हैं। युद्ध अपराध का मतलब ऐसी गतिविधियां हैं जो युद्ध के तहत भी जायज नहीं ठहराई जा सकती हैं, और इसमें भी अमेरिका क्या रहा है, सहयोगी रहा है। और एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2015 से अब तक 3 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो भूख और बीमारी से मरे हैं। और यह जो पूरा घटनाक्रम हुआ, चाहे सऊदी अरब का यमन पर अटैक करना या फिर जो है कि बैकडोर से जो है कि सऊदी अरब का जो है कि समर्थन अमेरिका का मिलना, अर्थात सऊदी अरब को अमेरिका समर्थन दे रहा था, इन सभी चीज़ों में क्या हो रहा था, सऊदी अरब मजबूत होता चला गया और उसने बिल्कुल परवाह नहीं की कि कैसे उसने एक देश को बर्बाद किया है। ठीक वही कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे अफगानिस्तान में हुआ है, जैसे जो है कि इराक में हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ, विदेशी ताकतों ने और कुछ पड़ोसी मुल्कों ने इन देशों को बर्बाद किया है। ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो यमन की कंडीशन है वो तो ऐसी है कि अगर आपको कभी गूगल सर्च करना पड़े कि सबसे ज़्यादा कुपोषित जो है कि या फिर भूखमरी की कंडीशन कहाँ है, तो यमन का नाम ऊपर आ जाता है। जबकि यमन जो है कि कई तरह से काफ़ी जो है कि विकसित और काफ़ी अच्छा देश रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ देशों के द्वारा अपने हित साधने के लिए पूरे देश को बर्बाद कर दिया गया। सऊदी ने यमन में जो रसद सामग्री अर्थात जो खाद्य सामग्री पहुंचाई थी उसको ब्लॉक करवाया, और अमेरिका ने भी सऊदी अरबिया का साथ देते हुए क्या किया, जो भी वैश्विक मानवीय सहायता यमन को मिलती थी उसको रुकवा दिया, यह कहते हुए कि जो हूती विद्रोही हैं, यह हूती विद्रोही आतंकवादी हैं और इन रसद सामग्री से वह मजबूत होते हैं। अमेरिकी संसद ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की और कई बार यह कहा कि यमन में जो भूखमरी और कुपोषण उत्पन्न हुआ है वह ट्रंप द्वारा किए गए हथियारों का जो व्यापार है उसका नतीजा है। जो है कि अमेरिका या ट्रंप प्रशासन उस समय जो हथियारों की आपूर्ति सऊदी अरब को कर रहा था, सऊदी अरब उन्हीं हथियारों का प्रयोग जो है कि यमन में कर रहा था, और इसलिए कई बार सदन में ये बात उठ चुकी है। लेकिन ट्रंप ने उस समय कहा था सदन में कि इन हथियारों की बिक्री से अमेरिका में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए वो हथियारों का व्यापार नहीं बंद करेंगे। समझ सकते हैं यहां पर हथियारों को बेचना और जो है कि एक तरफ लाखों लोगों की मृत्यु ट्रंप के लिए क्या प्राथमिकता में थी। जो बाइडेन ने अपने चुनावी अभियान के दौरान ही कहा था, यदि मुझे सत्ता मिलती है तो मैं सऊदी अरब के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं इन पर पुनर्विचार करूंगा, इनकी समीक्षा करूंगा। यमन में चल रहे गृह युद्ध को में जो अमेरिका को
अमेरिका का समर्थन सऊदी अरब को मिला हुआ है, इसको भी मैं ख़त्म करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि तेल खरीदने या हथियार बेचने के लिए अमेरिका कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता ना करे। कुल मिलाकर सऊदी अरब को वह टारगेट कर रहे थे और यह कह रहे थे कि जो इस समय वहाँ के प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सलमान, उनके दिन अच्छे नहीं आएंगे। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि ईरान बार बार यह प्रयास कर रहा था, कई तरह से उसने अपने प्रयास किए कि किसी तरह से जो बाइडन सत्ता में आ जाएं। दूसरे तरफ जो आप सऊदी अरबिया की भूमिका देखेंगे, हर तरफ से उसने ट्रंप का जो है कि समर्थन करने का प्रयास किया था। चुनाव के बाद जो बाइडन ने जो अपने अब चुनावी वादे किए थे उनको पूरा करना प्रारंभ कर दिया है, जिसमें से कुछ कार्य निम्नलिखित हैं। और इन्हीं कार्यों ने क्या किया है, सऊदी अरबिया और अमेरिका के जो तनाव है उसको बढ़ा दिया। 20 जनवरी को बाइडन राष्ट्रपति बने, उसके एक सप्ताह के अंदर ही उन्होंने सऊदी अरब और UAE को हथियार बेचने पर अस्थायी रोक लगा दिया है। और यह कोई 1000 करोड़ 2000 करोड़ का नहीं है, कई हजार करोड़ों का डील है जो डोनाल्ड ट्रंप के समय सऊदी अरबिया और UAE से हुआ था। लेकिन जैसे ही बाइडन, जो कि अपने चुनावी वादों में कह चुके थे कि वह कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, किसी भी देश को ऐसे हथियार नहीं बेचेंगे जिसका प्रयोग वह मानवता के खिलाफ में करता है या फिर अपने हितों को साधने के लिए वह मानवाधिकार का उल्लंघन करता है, तो उन्होंने क्या किया है, अस्थायी रोक लगा दी है। और जैसे ही अस्थायी रोक लगाई गई, ये पहला कदम था जिससे जो है कि सऊदी अरबिया एकदम शॉक्ड हुआ, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो पैसे के दम पर सब कुछ खरीद सकता है। अब यह ट्रंप प्रशासन ने जो हथियारों का समझौता किया था, जो बाइडन इसकी समीक्षा कर रहे हैं और हो सकता है कि हथियारों की बिक्री या व्यापार पर स्थायी प्रतिबंध भी लगा दिए जाएं। और कुछ प्रतिबंध ऐसे भी हो सकते हैं जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर लगाए थे कि वो किसी भी देश के साथ हथियारों खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, न सिर्फ अमेरिका के साथ यह प्रतिबंध। अर्थात अगर जो बाइडन को लगता है कि सऊदी अरबिया मध्य पूर्व में जो है कि किसी तरह से अशांति उत्पन्न कर रहा है, तो वह इस पर स्थायी प्रतिबंध लगाकर सभी देशों से हथियारों की जो उसकी आपूर्ति है उसको बंद कर सके। दूसरा प्रमुख कार्य उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह घोषणा की कि अमेरिका अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब और UAE के अभियान को समर्थन देना बंद करेगा। और उन्होंने कहा कि यह इसलिए बंद किया जाएगा क्योंकि अमेरिका से एक चूक हुई है, और चूक किसके द्वारा की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई थी। अब हमें उस गलती को सुधारना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी सीनेट के सामने कहा कि यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी के हमले की वजह से गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है, और हमें इस मानवीय संकट को रोकने के लिए यहाँ पर जो हूती विद्रोही हैं इनको आतंकवाद की सूची से कहीं ना कहीं बाहर करने पर विचार करना होगा। यहाँ पर जो हम समर्थन दे रहे थे, चाहे हमारे सहयोगी हों या कोई भी हो, उसको वापस करना होगा। और यमन में क्या करना होगा, शांति स्थापित करना। यमन में शांति स्थापित करना या फिर जो है कि यमन को उसके हाल पर छोड़ देना, यह जो है कि सऊदी अरब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया, बाउंड्री शेयर होती है और ईरान की बहुत मजबूत स्थिति इस समय जो है कि यमन में बनी हुई है, और सऊदी अरब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगला कदम यह प्रशासन ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान को वह जो है कि राष्ट्र का प्रमुख ही नहीं मानता। अब समझिए, यह ऐसी घटना थी जिसने सऊदी अरेबिया को सबसे ज़्यादा बेइज्जत किया। वह यह था कि जब जो है कि बाइडन सत्ता में आए तो एक परंपरा है कि वो सभी राष्ट्र प्रमुखों को कॉल करके उनसे बातचीत करते हैं, मुद्दों पे डिस्कस करते। तो पूछा गया कि जो बाइडन जो सऊदी अरब के अगेंस्ट में बोलते आए हैं, क्या अब बाइडन जो है कि मोहम्मद बिन सलमान से संपर्क करेंगे? तो कहा गया, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान तो वहाँ के प्रमुख ही नहीं है, तो बाइडन उनको अपने समकक्ष ही नहीं मानते, तो बात करने का मतलब ही नहीं है। अगर वह उनको बात भी करना होगा तो वहां के किंग सलमान बिन से बात करेंगे, ना कि मोहम्मद बिन सलमान अर्थात MBS को अगर आप जानते हैं, देखते हैं, तो इस समय सऊदी अरबिया के वो प्रमुख हैं और उन्होंने प्रिंस से अपने आप को एक तरह से किंग में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन बाइडन ने कहा कि हम आपको अपने बराबर का भी नहीं मानते।
आप समझ सकते हैं कि इन घटनाओं से कैसे सऊदी अरबिया के तनाव बढ़े। लेकिन मेन घटना तो अभी बाकी है। सबसे पहले थोड़ा सा मोहम्मद बिन सलमान के इस विषय में समझ लीजिए, तब समझ पाएंगे कि आखिर बाइडेन ने कदम उठाया क्यों है, जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं। मोहम्मद बिन सलमान जो कि वर्ष 2015 में किंग सलमान के जो है कि हुआ क्या था कि वर्ष 2015 में किंग सलमान ने, जो कि उस समय के राजा थे, शब्द क्या जुड़ा है किंग, तो उस समय के राजा थे, उन्होंने अपनी राजशाही गद्दी को अपने 56 वर्षीय भतीजे किंग सलमान बिन को सौंपा। और इस समय जो दूसरा प्रमुख पद दिया गया और वह दिया गया विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री का, वह था 29 वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान वरीयता के क्रमों में काफी नीचे थे, 6वें स्थान पर थे, लेकिन इनको क्या किया गया, सेकंड क्राउन प्रिंस घोषित किया गया। अर्थात जो इनके यह जो किंग सलमान बिन थे, इन किंग के बाद किसी का अगर स्थान आता था तो वह था मोहम्मद बिन सलमान। प्रश्न आएगा मैं यह क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार हो रहा था और सभी कुछ नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल इसलिए नहीं था क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की जो महत्वाकांक्षा थी वह किंग बनने की थी, प्रिंस बनकर रहने की नहीं थी। प्रिंस तो वहां पर कई हैं। तो हुआ क्या कि जून 2017 में किंग सलमान बिन को सत्ता से हटाकर या फिर उनके ऊपर दबाव डालकर घोषणा उन्होंने करवाया कि वह क्या है कि मोहम्मद बिन सलमान अर्थात MBS अब क्या है, राष्ट्र प्रमुख हैं। और जो किंग सलमान हैं उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं आराम करूंगा। जबकि इसकी घटना अगर बताऊंगा समय ज़्यादा लग जाएगा। बस ये समझिए कि उनको अपने महल में बुलाया और उनसे कह दिया कि अगर आपको सही सलामत जाना है, बाहर जाना है, तो आप ये बोल कर जाइए या फिर जो है कि आप अपनी जान से जाएंगे। स्वाभाविक है, मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरह के प्रेशर डाले उसके बाद उन्होंने यही बोला। और मोहम्मद बिन सलमान इस समय क्या है, सर्वसत्ताधारी हैं। उन्होंने यमन पर हमला किया, लेबनान के प्रधानमंत्री को बंधक बना लिया, कतर को ब्लॉक कर दिया जिससे कतर जो है कि बर्बाद हो जाए, अमेजन के मालिक जो है कि उनका फोन हैक करवाया, एक्टिविस्ट लुजेन हथलोल की गिरफ्तारी करवाई और इनका जो है कि जेल में यौन शोषण हुआ, जबकि वह तो सिर्फ महिला अधिकारों की बात कर रही थी। इसी तरह से अमेरिकी पत्रकारों की गिरफ्तारी करवाई और एक पत्रकार जिनका नाम है जमाल खाशोजी, इनकी हत्या करवाई। ऐसे बहुत से घटनाएं हैं जिनका संबंध है मोहम्मद बिन सलमान से। और इन सभी घटनाओं को जो बाइडन जब वहां पर राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी कर रहे थे, बहुत बारीक तरीके से मॉनिटर कर रहे थे और यह कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं कर रहे। जमाल खशोगी जो कभी सऊदी अरब के शाही परिवार के करीबी थे, उन्होंने क्या हुए, बाद में निरंकुश राजशाही के आलोचक बन गए और वह जो कि अमेरिका चले गए। वहां से उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में MBS के खिलाफ वो कई लेख लिखे और वह क्या कर रहे थे, सऊदी अरब के विषय में बहुत से ऐसे राज का पर्दाफाश कर रहे थे जो मोहम्मद बिन सलमान के लिए ठीक नहीं था। और इसी बीच एक घटना यह हुई कि तुर्की में उनको बुलाया गया, सऊदी अरब के कॉन्सुलेट अर्थात तुर्की में जो सऊदी अरब का कॉन्सुलेट है वहां पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन या फिर उसको अपडेट करने के नाम पर उनको बुलाया गया और उनकी उसी कॉन्सुलेट के अंदर हत्या कर दी गई। ये घटना 2 अक्टूबर 2018 की है और इस घटना में जो हत्या का आरोप लगा था वो लगा था मोहम्मद बिन सलमान पर। और यह कहा गया कि यह जो हत्या हुई है यह मोहम्मद बिन सलमान के जो रॉयल गार्ड्स हैं अर्थात जो लोग उनकी सिक्योरिटी में हैं उनके द्वारा की गई है। अब यह जो जमाल खशोगी की हत्या हुई थी, इसने पूरे वैश्विक समुदाय को क्या कहा कि यह तो पत्रकारिता पर हमला है और मोहम्मद बिन सलमान की वैश्विक आलोचना हुई। लेकिन यह आलोचना भले ही हो रही हो, लेकिन अमेरिका चुप बैठा था, जबकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने खुद इसकी रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को दी कि खशोगी की हत्या या खशोगी की हत्या में जो है कि MBS का हाथ है और इसके पर्याप्त सबूत भी हैं। ट्रंप ने यह कहा कि यदि ऐसा है
तो भी वह सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखेंगे। अर्थात जमाल खशोगी की हत्या पर उन्होंने एकदम चुप्पी ही नहीं साधी बल्कि उनका बचाव भी किया। बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही कह दिया था कि अगर वो सत्ता में आए तो जमाल खशोगी की हत्या का वह हिसाब करेंगे, अपराधियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस ने अपने बयान में कहा है कि हमने आकलन किया है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खशोगी की हत्या के ऑपरेशन को मंजूरी दी थी। इसमें सऊदी अरब के रॉयल गार्ड्स और एमबीएस के रिश्तेदारों को जिम्मेदार बताया गया। इसकी जिम्मेदार बताते हुए जो है कि सऊदी अरब के खिलाफ कदम उठाते हुए 76 सऊदी अरब के अधिकारियों को खशोगी की हत्या का आरोपी बताया गया है और उनके वीजा और अमेरिका में उनकी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद बिन सलमान के यह लोग अब कभी भी जो है कि अमेरिका नहीं जा सकेंगे। एमबीएस पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है, लेकिन उन्हें यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अमेरिका अब उन्हें और बर्दाश्त नहीं करेगा। सऊदी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे अस्वीकार बताया। लेकिन बस यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया की बात नहीं है। कुल मिलाकर बाइडेन ने क्या किया है, सऊदी अरब के उस चेहरे को उजागर किया है जिसको अभी तक उसने छुपा रखा था, या फिर जो है कि जिसको अभी दुनिया बहुत जानती नहीं थी। अब एक के बाद एक बाइडेन क्या कर रहे हैं, जो है सऊदी अरब के खिलाफ ऐसी चीज़ों को सामने ला रहे हैं जिससे उसकी जो छवि है धूमिल हो रही है, उसका जो कद है मध्य पूर्व में या इस्लामी जगत में वो कमजोर हो रहा है और इसमें फायदा मिल रहा है तुर्की और ईरान को, जिसको सऊदी अरब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। दूसरी चीज कि यहाँ जो मध्य पूर्व में जो शक्ति का नियंत्रण अब जो है कि सऊदी अरब के पास बना हुआ था, वो भी उसके हाथ से जो है कि वापस जाता दिखाई दे रहा है। और जो मानवाधिकार का मुद्दा यहाँ पर कभी उठता ही नहीं था, अब वो उठने लगा है। और जब मानवाधिकार की बात होगी तो जो सऊदी अरब की भूमिका है सिर्फ सऊदी अरब में नहीं दिखाई देगी, बहुत से देशों में दिखाई देगी। और उसके अपने देश के अंदर ही बहुत से ऐसे लोग अभी भी जेल में कैद हैं जिनके ऊपर जिन्होंने क्या किया, आवाज उठाई और उनके मानवाधिकारों का हनन करते हुए उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कईयों को बड़ी बड़ी सजाएं दी गई। आई होप आप समझ पाए होंगे कि बाइडेन की नीतियां सऊदी अरब के कितने अगेंस्ट में जा रही हैं और इसकी प्रतिक्रिया किस रूप में होगी उसका हमें इंतजार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।